दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इकाई संख्या जो है वो 10 है। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद का भारत है, उसमें हम इकाई संख्या 10 को पढ़ रहे हैं और अध्याय संख्या जो है 34 अभी हम पढ़ेंगे। 33 हमने पढ़ लिया है। नवोदित राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय रियासतें। तो भारतीय रियासतों के संदर्भ में हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा अध्याय या भारतीय रियासतें, ये अध्याय, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय रियासतों की संख्या 562 थी। इनके अंतर्गत 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्र था। इन भारतीय रियासतों में से कुछ रियासतें जो अत्यंत छोटी थीं, जैसे बिलवारी, जनसंख्या केवल 27 थी तथा वार्षिक आय मात्र 8 रुपये। ठीक। कुछ रियासतें अत्यंत बड़ी थी, जैसे हैदराबाद, इटली के बराबर। ठीक है, जनसंख्या 1,40,00,000 थी और आय 8.5 करोड़ वार्षिक रुपये। ये रियासतें भारतीय प्रायद्वीप के अल्प उर्वर एवं दुर्गम प्रदेशों में स्थित थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने विजय अभियान में महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों, बड़ी बड़ी नदी घाटियों, जो कि नौ परिवहन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थीं, अत्यधिक उर्वर प्रदेश जहां धनाढ्य लोग निवास करते थे, तथा दूर दराज के दुर्गम प्रदेश जिनकी भौगोलिक संरचना अत्यधिक जटिल थी तथा उर्वरता की दृष्टि से ये प्रदेश निर्धन थे, इन सभी को अपने अधीन कर लिया। जिन कारकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सुदृढ़ बनाया, प्रायः वही कारक इन रियासतों के अस्तित्व में आने के लिए उत्तरदायी थे। इनमें से बहुत सी रियासतें स्वायत्त एवं अर्ध स्वायत्त रूप में अपने अस्तित्व को बनाए हुए थीं तथा संबंधित भू क्षेत्रों में शासन कर रही थीं। कंपनी ने इन रियासतों को आपसी संघर्ष और आंतरिक दुर्बलता से लाभ उठाकर इन्हें नियंत्रण में ले लिया। यद्यपि कंपनी ने अलग अलग रियासतों के प्रति अलग अलग नीतियां अपनाई, कुछ को अपने प्रत्यक्ष रूप से अधिकृत किया, कुछ पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए। इन भारतीय रियासतों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों को निम्न अवस्थाओं में विश्लेषित किया जा सकता है। तो किस प्रकार रियासतों को उन्होंने कब्जे में लिया है, किस प्रकार रियासतों पर नियंत्रण स्थापित किया, उन्हें अधिकृत किया, तो ध्यान दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष। ठीक। 1740 से लेकर के 1765 की ये अवधि है और इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय रियासतों से समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती है। यह संघर्ष आंग्ल भारतीय प्रतिद्वंद्विता के रूप में तब प्रारंभ हुआ जब डुप्ले ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। ठीक। अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने भी डुप्ले की नीति का अनुसरण किया और अपनी राजनीतिक सत्ता को सिद्ध करने के लिए अर्काट का घेरा डाल दिया। अर्काट का घेरा 1751 में डाला गया। प्लासी के युद्ध 1757 के पश्चात उसने बंगाल के नवाबों को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी की स्थिति अत्यधिक ठीक हुई। कंपनी की स्थिति में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस अधिकार से कंपनी की स्थिति राजस्व वसूल करने वाले अन्य मुगल गवर्नरों के समान हो गई तथा अब उसे अन्य भारतीय रियासतों के समानता का अधिकार प्राप्त हो गया। अब हम समझेंगे मध्य राज्य अथवा घेरे की नीति। मध्य राज्य यानी घेरे की नीति अपनाई उन्होंने 1765 से लेकर के 1813 तक की टाइम पीरियड है, इसमें घेरे की नीति अपनाई उन्होंने। कंपनी की इस नीति की झलक जो है वारेन हेस्टिंग्स के मैसूर तथा मराठों के साथ युद्ध से मिली। घेरे की नीति जब उसने यानी कि हेस्टिंग्स ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट्स बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, अपने राज्य के चारों ओर बफर स्टेट्स बनाने का चारों ओर जो है बफर स्टेट्स, मध्य राज्य जिनको हम कहते हैं, बनाने का प्रयत्न किया। कंपनी को इस समय मुख्य भय मराठों और अफगान क्रांताओं के आक्रमण से था, इसलिए कंपनी ने बंगाल की रक्षा के निमित्त अवध की रक्षा का दायित्व संभाल लिया। वेलेजली की सहायक संधि की नीति, पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस, घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस भी कहते हैं इसको। तो घेरे की नीति का ही विस्तार था। ये जो सहायक संधि की नीति थी वो घेरे की नीति का ही विस्तार थी। सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि जो है, पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस जो है उस वो घेरे की नीति कहलाती हैं, उसी का ही विस्तार है ये। घेरे की नीति के विस्तार हैं सहायक संधि वेलेजली की। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर करने के लिए बाध्य करना। हैदराबाद, अवध एवं मैसूर जैसी भारतीय रियासतों ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। हैदराबाद, अवध और मैसूर ने, ठीक है, हैदराबाद ने भी, अवध ने भी, मैसूर ने भी, जिससे अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।
अब हम समझते हैं अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। 1813 से लेकर के 1857 की टाइम पीरियड तक ये चलती रही। चूंकि 1813 तक घेरे की नीति चली और 1813 से लेकर 1857 तक अधीनस्थ पार्थक्य की नीति चली। वारन हेस्टिंग्स की नीतियों के फलस्वरूप अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावनाएं जाग उठीं और सर्वश्रेष्ठता का सिद्धांत विकसित होना प्रारंभ हो गया। अब अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों से संबंधों का आधार अधीनस्थ सहयोग यानी कि सबऑर्डिनेट कॉरपोरेशन की तथा कंपनी की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करने की नीति थी, न कि पारस्परिक समानता पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध। यानी अब जो है कंपनी अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहती थी और कंपनी चाहती थी कि बाकी हमारे अधीन हो जाएं सारे। इस नई नीति के तहत रियासतों ने अपनी समस्त बाह्य संप्रभुता कंपनी के अधीन कर दी। हालांकि अपने आंतरिक मामलों में वे पूर्ण स्वतंत्र थीं। प्रारंभ में ब्रिटिश रेजिडेंट कंपनी एवं भारतीय रियासतों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता था। प्रारंभ में जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट होता था वो कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता था, ब्रिटिश रेजिडेंट। किंतु धीरे धीरे रियासतों के आंतरिक प्रशासन में उनके प्रभाव में वृद्धि होने लगी और ब्रिटिश रेजिडेंट जो भी रियासतों में नियुक्त किए गए थे वे धीरे धीरे जो रियासतें थी उनको ब्रिटिश सत्ता के अधीन ले आई। 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी की समस्त व्यापारिक शक्तियां समाप्त हो गई। ठीक, 1833 के चार्टर एक्ट से कंपनी की समस्त व्यापारिक शक्तियां जो हैं समाप्त हो गई, उनसे सभी प्रकार के व्यापार छीन लिए गए। ठीक, अब वह पूर्ण रूप से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करने लगी। रियासतों के प्रति कंपनी की नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया कि उत्तराधिकार के मसले पर अब उसे कंपनी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था। यानी रियासतें जो हैं अगर उत्तराधिकार यानी कि अगला शासक किसको बनाएंगे, इसमें भी वो कंपनी की सहमति लेंगे। कालांतर में कंपनी ने उसके मंत्रियों और अधिकारियों की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। 1834 में कंपनी के डायरेक्टरों ने रियासतों के विलय संबंधी एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया, जिसके अनुसार जब कभी और जहां कहीं संभव हो रियासतों का कंपनी में विलय कर दिया जाए। ठीक है, 1834 में डायरेक्टरों ने एक विलय संबंधी प्रस्ताव दिशा निर्देश जारी किया। जब डलहौजी ने विलय के सिद्धांत लगभग आधा दर्जन रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर ली गई, जिनमें सतारा, नागपुर जैसी बड़ी रियासतें भी सम्मिलित थी। इन सभी का मिश्रण ही कंपनी की सर्वश्रेष्ठता यानी कि पैरामाउंट सी थी। अब हम समझेंगे 1857 से लेकर के 1935 तक के टाइम पीरियड की अधीनस्थ संघ की नीति। 1858 में ब्रिटिश ताज द्वारा भारत का शासन कंपनी से अपने हाथों में लेने पर भारतीय रियासतों तथा सरकार के संबंधों की परिभाषा अधिक स्पष्ट हो गई। 1858 में ब्रिटिश ताज ने क्या कर लिया, भारत का शासन कंपनी से अपने हाथों में ले लिया और 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप ऐसा किया गया। 1857 के विद्रोह में भारतीय रियासतों की कंपनी के प्रति राजभक्ति एवं निष्ठा, कंपनी के प्रति जो भक्ति और निष्ठा जो थी, भविष्य में किसी राजनीतिक आंदोलन को रोकने में उसकी शक्ति के उपयोग की संभावना के मद्देनजर रियासतों के विलय की नीति त्याग दी गई। अब नई नीति शासक के कुशासन के लिए दंडित करने आवश्यकता पड़े तो अपदस्थ करने की थी, न कि पूरी रियासत को विलय करने की। 1858 के पश्चात नाम मात्र का मुगल शासन भी समाप्त हो गया। अब ताज ही भारत के सर्वोच्च में संदिग्ध शक्ति के रूप में भारत में उपस्थित था, अतः सभी उत्तराधिकारियों को ताज की स्वीकृति लेना आवश्यक था। अब गद्दी पर शासक का पैतृक अधिकार नहीं रह गया था, अभी तो अब ये सर्वश्रेष्ठ शक्ति से एक उपहार के रूप में शासकों को मिलती थी। क्योंकि भारतीय राजाओं और ताज के बीच बराबरी की भावना सदा के लिए समाप्त हो गई थी। 1776 में महारानी विक्टोरिया द्वारा केसरे हिंद यानी भारत की साम्राज्य की उपाधि धारण करने के बाद तो इस बात पर नवीन मोहर लग गई थी कि अब भारतीय राज्यों की संप्रभुता समाप्त हो चुकी हैं और ताज ही भारत में सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठता अब न केवल ऐतिहासिक सत्य था अपितु एक कानूनी सिद्धांत भी था। अब सरकार को रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार मिल गया था, चाहे वह हस्तक्षेप महाराजा के हितों की रक्षा के लिए हो अथवा उसकी प्रजा के हितों की रक्षा के लिए अथवा अंग्रेजों के हितों के लिए हो या भारत के हित के लिए हो, किसी भी हित में वो हस्तक्षेप कर सकते थे। ठीक है, आधुनिक संचार व्यवस्था, रेलवे, सड़कें, टेलीग्राफ, नहरें, पोस्ट ऑफिस, प्रेस एवं भारतीय जनमत में भी अंग्रेजों को भारतीय रियासतों के मामले में हस्तक्षेप करना तथा उनके अधिकार को कम करने में सहायक परिस्थितियों की भूमिका निभाई। भारत सरकार इन रियासतों के बाहरी एवं विदेशी संबंधों में भी पूर्ण नियंत्रण रखती थी। सरकार इसकी ओर स्वयं युद्ध की घोषणा कर सकती थी, तटस्थता कर सकती थी एवं शांति संधि का प्रस्ताव पारित भी कर सकती थी। इस संबंध में बटलर आयोग ने 1927 में कहा, बटलर आयोग ने क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रियासतों के प्रदेश अंग्रेजी भारत के प्रदेश हैं और प्रदेशों और रियासतों के नागरिक जो हैं अंग्रेजी नागरिकों के समान हैं, ऐसा
1927 में बटलर आयोग ने कहा। अब हम समझेंगे भारतीय रियासतों के प्रति कर्जन की नीति। कर्जन जो है उसकी नीति भारतीय रियासतों के प्रति क्या थी। कर्जन ने विभिन्न संधियों को विस्तृत रूप से परिभाषित किया और यह कहना प्रारंभ कर दिया कि भारतीय राजाओं को अपनी प्रजा के सेवक के रूप में गवर्नर जनरल से सहयोग लेते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं में भागीदारी निभानी चाहिए। उसने संरक्षण और अनाधिकार निरीक्षण की नीति यानी पॉलिसी एंड पेट्रोनेज एंड इंट्रूसिव सर्वेलेंस, ठीक, उसका मत था, कर्जन का मत था कि भारतीय रियासतों एवं सरकार के मध्य संबंध न सामंतशाही और न ही संघीय व्यवस्था पर आधारित होने चाहिए। इसका आधार विभिन्न संधियां भी नहीं होनी चाहिए, अपितु उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एक निश्चित समय में एक सामान्य स्वरूप की ओर विकसित होना चाहिए। इस नवीन प्रवृत्ति के फलस्वरूप सभी रियासतों की स्थिति लगभग एक जैसी हो गई, ठीक, और चाहे वे संधि रियासतें हो चाहे भिन्न भिन्न अधिकार की रियासतें हो, सभी रियासतें एक जैसी हो गई। सभी रियासतें अंग्रेजी सरकार पर निर्भर थीं और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग समझी जाती थीं। 1905 के बाद में हम देखते हैं सरकार ने भारतीय रियासतों के प्रति सौहार्दपूर्ण सहकारिता की नीति अपनाई। भारत में राजनीतिक अस्थिरता के भय से अब सरकार ने प्रतिरक्षात्मक नीति का अनुसरण किया। मोंटफोर्ड सुधारों की सिफारिशों के आधार पर एक सलाहकारी और एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का गठन किया गया, ठीक है। इसका किसी रियासत के आंतरिक मामलों में कोई संबंध नहीं था, न ही यह मंडल रियासतों के समकालीन अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता के विषय में कोई सुझाव दे सकता था और न ही यह इन मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद कर सकता था। इस नरेंद्र मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में प्रतिनिधित्व के लिए रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला, सीधे प्रतिनिधित्व वाली रियासतों की संख्या 109 थी। दूसरा, 127 संख्या थी ऐसी रियासतों की जिनमें सीमित वैधानिक और क्षेत्राधिकार थे, यानी सीमित वैधानिक एवं क्षेत्राधिकार वाली रियासतें जिन्हें प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार था, 127 ऐसी रियासतें थी। और सामंतशाही जागीरें या जागीरें जिन्हें कह सकते हैं, ऐसी 309 रियासतें थीं। किंतु संप्रभुता एवं सर्वश्रेष्ठता के विचार के मुद्दे की अभी भी व्याख्या नहीं की गई थी। सरकार एवं रियासतों के संबंधों के परीक्षण में इन्हें परिभाषित करने के लिए भारत सरकार ने 1927 में बटलर समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें दी। 1927 में बटलर समिति ने, पहली, सर्वश्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ ही रहनी चाहिए और इससे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपना दायित्व निभाना चाहिए। अस्पष्ट मामलों में रीति रिवाज महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा भारतीय रियासतों को उनके शासकों की अनुमति के बिना ऐसी किसी भारतीय सरकार को नहीं सौंपना चाहिए जो भारतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो। इसके अलावा तीसरा, वायसराय रियासतों के संबंध संचालन हेतु ताज का प्रतिनिधि होना चाहिए, किंतु सर्वश्रेष्ठता को अभी भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। अतः यह राक्षस रूपी रिवाज नरेंद्रों की निहित अनुमति और ताज के विशेषाधिकार पर पल्लवित होता रहा। उसके बाद हम समझेंगे 1935 से 1947 के बीच की अवधि एक समान संघ की नीति। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रस्तावित समस्त भारतीय संघ की संघीय विधानसभा में भारतीय नरेंद्रों को 375 में से 125 स्थान दिए गए और राज्य विधान परिषद में 260 स्थानों में से 104 स्थान उनके लिए आरक्षित किए गए। योजना के अनुसार यह संघ तब अस्तित्व में आना था जब परिषद में आधे स्थानों वाली रियासतें तथा कम से कम आधी जनसंख्या प्रस्तावित संघ में सम्मिलित होने की स्वीकृति दें। चूंकि पर्याप्त रियासतों ने इस संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया, इसलिए संघ अस्तित्व में नहीं आ सका और सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसके कारण इस योजना को सदैव के लिए समाप्त घोषित कर दिया गया। तो एक समान संघ की नीति। अब हम समझेंगे रियासतों का एकीकरण और विलय। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात भारत में तीव्र राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ होने लगी। कांग्रेस द्वारा असहयोग की नीति अपनाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्रेप्स मिशन 1942, वेवेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946, तदुपरांत एटली की घोषणा 1947 द्वारा गतिरोध को हल करने के प्रयत्न किए। क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946 और तदुपरांत एटली की घोषणा 1947, ये सब प्रयास किए गए। क्रिप्स मिशन 1942 में भारतीय रियासतों की सर्वश्रेष्ठता को भारत के किसी अन्य राजनीतिक दल को देने की संभावना से इनकार कर दिया गया। रियासतों ने पूर्ण संप्रभुता संपन्न एक अलग गुट बनाने या अन्य इकाई बनाने की विभिन्न संभावनाओं पर विचार विमर्श किया, जो कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक तीसरी शक्ति के रूप में कार्य करें। 3 जून की माउंटबेटन योजना और एटली की घोषणाओं में रियासतों
को यह अधिकार दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में किसी भी डोमिनियन में सम्मिलित हो सकती हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने रियासतों को संप्रभुता का अधिकार दिया और तीसरी शक्ति के रूप में मान्यता देने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में रियासत विभाग के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें मंत्रालय के सचिव के रूप में वीपी मेनन की सेवाएं प्राप्त थीं, भारतीय रियासतों से देशभक्तिपूर्ण अपील की और वे अपनी रक्षा, विदेशी मामले, संचार, अवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर भारत में सम्मिलित हो जाएं। सरदार पटेल ने तर्क दिया कि चूंकि ये तीनों ही मामले पहले से ही ताज की सर्वश्रेष्ठता के अधीन हैं तथा रियासतों का इन पर कोई नियंत्रण भी नहीं है था, अतः रियासतों के भारत में सम्मिलित होने से उनकी संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आएगी। 15 अगस्त 1947 के अंत तक 136 क्षेत्राधिकार रियासतें भारत में सम्मिलित हो चुकी थी, किंतु कुछ अन्य ने स्वयं को इस व्यवस्था से अलग रखा। अब हम समझेंगे जनमत संग्रह एवं सैन्य कार्रवाई। तो सबसे पहले जूनागढ़ की बात करते हैं। यहाँ का मुस्लिम नवाब रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहता था, किंतु हिंदू जनसंख्या भारत में सम्मिलित होने के पक्ष में थी। अंततः नवाब के दमनकारी रवैये के कारण यहाँ जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जनता ने भारी बहुमत से भारत में सम्मिलित होने के पक्ष में निर्णय लिया। ठीक है, तो नवाब के दमनकारी रवैये के कारण जनमत संग्रह कराया गया। दूसरी है हैदराबाद की बात। हैदराबाद का निजाम अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के पक्ष में था। यद्यपि यहाँ की बहुसंख्यक जनता भारत में विलय के पक्ष में थी, उसने हैदराबाद को भारत में सम्मिलित होने के पक्ष में तीव्र आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, निजाम आंदोलनकारियों के प्रति दमन की नीति पर उतराया और 29 नवंबर 1947 को निजाम ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत तो कर दिए, किंतु इसके बावजूद उसकी दमनकारी नीतियां और तेज हो गईं। सितंबर 1948 तक ये स्पष्ट हो गया कि निजाम सबको वो समझा बुझाकर उसको राजी नहीं किया जा सकता। 13 सितंबर 1948 को, सितंबर के बाद अब देखिए 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई और 18 सितंबर 1948 को केवल 5 दिन 13 सितंबर 1948 से लेकर के 18 सितंबर 1948 की अवधि में निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा और अंततः नवंबर 1948 में हैदराबाद को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। बात करते हैं कश्मीर की। जम्मू एवं कश्मीर राज्य का शासक हिंदू एवं जनसंख्या मुस्लिम बहुसंख्यक थी। यहाँ का शासक भी कश्मीर की संप्रभुता को बनाए रखने के पक्ष में था तथा भारत या पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन में सम्मिलित नहीं होना चाहता था, किंतु कुछ ही समय पश्चात नव स्थापित पाकिस्तान ने कबाइलियों को भेजकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और कबाइली तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। शीघ्र ही पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं भी कबाइली आक्रमणियों के समर्थन में कश्मीर भेज दी। अंत में विवश होकर कश्मीर के शासक ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर लिए। तत्पश्चात कबाइलियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में भेजी गई। भारत ने पाकिस्तान समर्थित आक्रमण की शिकायत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दर्ज कराई और उसने जनमत संग्रह द्वारा समस्या के समाधान की सिफारिश की। इसके साथ ही भारत ने 84,000 वर्ग मील किलोमीटर का क्षेत्रफल भू क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में ही छोड़ दिया। भारत संविधान के निर्माण के पश्चात जम्मू एवं कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्रमिक एकीकरण। इन प्रमुख रियासतों के भी भारत में सम्मिलित हो जाने के पश्चात अब प्रमुख दो दिक्कतें थी। एक तो इन रियासतों का आधुनिक एक इकाई के रूप में गठित किया जाए और दूसरा इन्हें एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार लाया जाए। इस समस्या का समाधान निम्न प्रकार से किया गया। देखिए, बहुत सी छोटी छोटी रियासतें जो संख्या में 216 थी को अलग अलग इकाई के रूप में नहीं रखा जा सकता था, संलग्न प्रांतों में विलय कर दी गई। इन्हें श्रेणी ए में सूचीबद्ध किया गया। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की 39 रियासतें बम्बई प्रांत में सम्मिलित कर दी गईं। दूसरा, रियासतों का विलय इकाई के रूप में इस प्रकार किया गया कि केंद्र द्वारा प्रशासित किया जा सके। इन्हें श्रेणी सी में सूचीबद्ध किया और 61 रियासतें सम्मिलित थीं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, भोपाल, बिलासपुर, मणिपुर, त्रिपुरा और कच्छ की रियासतें थीं। तीसरा, एक अन्य प्रकार का विलय राज्यों का संघ गठन करना था। इनकी संख्या 5 थी। रियासती काठियावाड़ की संयुक्त रियासतें, मध्य प्रदेश की संयुक्त रियासतें, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब की रियासती संघ, इसके अलावा विंध्य प्रदेश और मध्य भारत के संघ और राजस्थान, ट्रावणकोर और कोचीन की रियासतें। प्रारंभ में रक्षा, संचार, अवस्था तथा विदेशी मामलों के मुद्दे पर इन रियासतों का विलय कर दिया गया था, किंतु कुछ समय पश्चात ही महसूस किया जाने लगा कि आपस में सभी का निकट संबंध होना अनिवार्य है। पांचों राज्य संघ और मैसूर ने भारतीय न्याय क्षेत्र को स्वीकार कर लिया और उन्होंने समवर्ती सूची में विषयों को कर को छोड़कर, टैक्स को छोड़कर अनुच्छेद 238 के विषयों तथा केंद्र की नियंत्रण शक्ति को 10 वर्षों के लिए स्वीकार कर लिया। 7वें संशोधन 1956 से श्रेणी बी को समाप्त कर दिया गया।
अंत में सभी रियासतें पूर्ण रूप से भारत में सम्मिलित हो गई और भारत एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था का अंग बन गईं।